हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 4। और हम लोग पढ़ रहे थे इसमें मोनो हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड क्या है? फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन से। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया जो होती है उसके द्वारा क्या बनता है? आपका मोनो हेलो एल्केन बनता है। एल्कीन पर किसी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग? एल्केन पर करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे, यानी योग करवाएंगे उसका। तो उसके योग द्वारा क्या बनता है? उसके द्वारा मोनो हेलो एल्केन बनता है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम लोग रिएक्शन किसी करवाएंगे? हम लोग रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड की। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाएं हम लोग HX की। क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा और एक कार्बन पर हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर X परमाणु हेलोजन परमाणु जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे चला जाएगा और ये हेलोजन परमाणु यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या बनाएगा? ये CH3 और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा तो CH2X। ठीक है, ये रिएक्शन बनी आपकी। अच्छा, इसी में हम लोग रिएक्शन, इसके हम लोग एग्जाम्पल ले लें। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके स्थान पर हम लोग HX के स्थान पर यहाँ पर HCl, HBr या HI का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसका प्रयोग करें हम? चलो HBr का प्रयोग करें ले रहे हैं। रिएक्शन करवाइए आपने तो एडिशन कर दो इसका, यानी योग कर दो HBr का किसमें? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एथीन और साधारण नाम होता है एथिलीन। तो योग करो इस पर, H कहाँ जाएगा? इसके साथ जोड़ दो और Br इसके साथ। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पर? CH3 CH2 और Br। नाम क्या बनेगा इसका? ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो मैंने आपको यही तो बताया था कि एल्कीन में जब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया करेंगे या हाइड्रोजन हैलाइड का योग करेंगे तो उसके योग द्वारा मोनो हेलो एल्केन बनता है। तो देखिए आपको बनाया मोनो हेलो एल्केन ब्रोमो एथेन। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि जब असम्मित एल्कीन होती है, क्या होती है? जब असम्मित एल्कीन होती है तब उसमें हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकॉफ नियमानुसार या एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होगा। ठीक है, तो ये लिख लेना। फिर देखिए हम लोग असम्मित एल्कीन को देखें, क्या होगा असम्मित एल्कीन में? जैसे हमने लिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखिए यहाँ पर असम्मित एल्कीन है। अब आप असम्मित एल्कीन को जानते ही नहीं जानते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। जो डबल बॉन्ड युक्त कार्बन होते हैं वो दोनों कार्बन असमान हों, उन पर जुड़ने वाले ग्रुप कैसे हों? असमान हो। इससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो डबल बॉन्ड युक्त कार्बन है उन पर दोनों पर जुड़ने वाले ग्रुप समान है, यानी CH2 दोनों पर है। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड युक्त कार्बन पर एक पर 2 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है। तो ये असम्मित एल्कीन होती है। जो डबल बॉन्ड युक्त कार्बन जो होते हैं वो कैसे हों? असमान ग्रुप जुड़े हों, दोनों पर समान ना हों। अगर समान होंगे तो सम्मित एल्कीन और असमान होंगे तो वो असम्मित एल्कीन होती है। और असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो करो यहाँ पर रिएक्शन। आप यहाँ पर HCl या HBr या HI का योग कर सकते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ यहाँ पर नियम लागू करेंगे हम लोग। और जो मार्कोनिकॉफ नियम लागू होता है वो CCl4 विलायक की उपस्थिति में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? मार्कोनिकॉफ जब नियम लगाएंगे तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? मार्कोनिकॉफ जो नियम होता है वो कहता है कि असम्मित एल्कीन में डबल बॉन्ड युक्त उस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा जिस पर कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होती है। फिर से समझें, असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन परमाणु डबल बॉन्ड युक्त उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो देखिए इन दोनों में कार्बन, देखिए किस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक है? CH2 पर। ठीक है, इस पर है अधिक। तो इसका जो हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ेगा?
CH2 वाले पे, और Cl यहाँ पे जुड़ा। अगर आप Br का HBr का योग कर रहे हैं तो H यहाँ पर, Br यहाँ पर। अगर H का योग कर रहे हैं तो यहाँ पर H जोड़ देंगे और I यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, इनमें से किसी का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, HCl का या HBr का या HI का। तो करो, मार्कोनिकॉफ नियम लगाओ। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है ये योग? मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग। तो देखिए CH3 CH और यहाँ पर कौन जाएगा? Cl। अच्छा, यहाँ पर कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, इस पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन। तो सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो गया और Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। हम लोग HCl का यूज़ कर रहे हैं तो HCl हमने जोड़ दिया यहाँ पर Cl। ठीक है, तो नाम होता है इसका 2-क्लोरोप्रोपेन। किसके अकॉर्डिंग हुआ ये? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसी में देखें कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या होता है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि चाहे मार्कोनिकॉफ नियम हो और चाहे आपका एंटी मार्कोनिकॉफ नियम हो, दोनों जो होते हैं उन दोनों में असममित एल्कीन पर लागू होते हैं दोनों नियम। ठीक है, असममित एल्कीन में दोनों नियम लागू होंगे। कौन कौन से? मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। लेकिन जो आपका मार्कोनिकॉफ नियम होता है उसमें केवल HBr का प्रयोग कर सकते हैं, HCl का या HI का इसमें प्रयोग नहीं हो सकता है। किसका? HCl का या HI का इसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल किस पे लागू होता है? HBr पर। और यहाँ पर एक परऑक्साइड की उपस्थिति में एक कंपाउंड लेता है परऑक्साइड। परऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को खेरेस प्रभाव भी कहते हैं या परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ दो नाम से और जाना जाता है। कौन कौन से? परऑक्साइड प्रभाव या खेरेस प्रभाव। तो नियम लगाओ, इसके जस्ट उल्टा हुआ। हम लोग नाम से पढ़ रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मतलब उल्टा, तो मार्कोनिकॉफ नियम के जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या करोगे? यहाँ पर आपने जो मार्कोनिकॉफ नियम लगाया था उसमें हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जोड़ा था? डबल बॉन्ड, तो उस कार्बन से जोड़ा था जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक थी। तो यहाँ पर कहाँ पे जोड़ोगे? जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होगी, तो यहीं पर तो जोड़ोगे। असममित एल्कीन तो है ही, इस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है इस कार्बन पर, इस पर अधिक है, तो अब कहाँ जाएगा? ये कम वाले पे जाएगा। Br कहाँ जाएगा? इसके पास चला जाएगा। तो बनाओ यहाँ पर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। किस पे लागू होता है? केवल HBr पर। ठीक है, तो किसकी नियम के अकॉर्डिंग हुआ ये? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ है ये। ठीक है, नाम से क्या होगा? 1-ब्रोमो-प्रोपेन। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हुआ, ये एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार हुआ। ये दोनों नियम कब लागू होते हैं? जब असममित एल्कीन होती है। ठीक है, तो ये दोनों नोट करेंगे आप। आगे और देखें, इसी में हम लोग मार्कोनिकॉफ नियम को अभी और समझेंगे थोड़ा सा विस्तार से। कैसे? देखो क्या होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया मार्कोनिकॉफ नियम, उसमें देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें योग करोगे इसका HBr का और CCl4 विलायक की उपस्थिति में। तो नियम यहाँ पे कौन सा लगेगा? नियम लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, क्योंकि CCl4 लिया है। ऐसा नहीं कि HBr का योग नहीं करते, इसमें HBr का योग कर सकते हैं, HCl का योग कर सकते हैं और HI का। मार्कोनिकॉफ नियम में तीनों ही प्रयोग कर सकते हैं ये, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में केवल HBr का। ठीक है, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ जब नियम लगाएंगे तो आप क्या बताएंगे कि असममित एल्कीन पर लागू होता है, असममित एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ नियम लागू होगा। और क्या करोगे कि इसका हाइड्रोजन परमाणु आप कहाँ जोड़ेंगे? हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जोड़ेंगे और Br यहाँ पर जोड़ेंगे, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। बनता एच का उत्पाद क्या बनता है? CH3 Br और CH2 और CH3। तो कंपाउंड तो इस प्रकार से बना। देखो, आपने हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया तो Br आपने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, अब ये बना कैसे वो समझो। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। कैसे? देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
2। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इसका कार्बोकैटायन बनाओगे, तो यहाँ से आप इस प्रकार से तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गया तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पर क्या आएगा, ऋणावेश, और जहाँ से गया, जिस कार्बन से गया उस पर क्या आएगा, धनावेश। तो धनावेश बना। अगली स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पर जो HBr का हाइड्रोजन परमाणु होता है उसका योग करवा देंगे। तो ये कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा CH3 और इसका H हम ऐसे लिखे दे रहे, ठीक है, ये वाला H, फिर CH पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुँचेगा और ये हाइड्रोजन क्या कैसा हुआ, ये ऋणायन वाला हुआ, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और इसके पास पहुँच जाएगा। तो क्या हुआ, H माइनस आयन की शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग होती है, H माइनस आयन की शिफ्टिंग हो रही है। तो इसे यहाँ पर शिफ्ट करो, पहुँचाओ इसको यहाँ पर पहुँचाओ, तो इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज CH2 बन जाएगा यहाँ पर और CH3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन था और यहाँ पर बना आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के द्वारा हम लोग 2 डिग्री कार्बोकैटायन को 3 डिग्री कार्बोकैटायन में परिवर्तित कर लेते हैं। आपको इसका स्थिति पता होना चाहिए। 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्थिति ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री का होता है, उससे कम 1 डिग्री का होता है। तो 2 डिग्री चेंज होकर किसमें बदल जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, जो कि 2 डिग्री की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ये बदल जाता है अपने आप हाइड्रोजन शिफ्टिंग के द्वारा। फिर क्या हुआ, यहाँ पर Br नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 अब देखो ये Br कहाँ जाएगा, ये Br जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है। तो Br फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस प्रकार से आपका ये वाला उत्पाद बनता है। तो आप समझ गए यहाँ पर मार्कोनिकॉफ नियम कैसे लागू होता है। अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग के द्वारा स्थायी कार्बोकैटायन बन सकता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री में चेंज हो सकता है, और गुंजाइश है 2 डिग्री से 3 डिग्री में चेंज होने की, जैसे कि आपने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोनो हैलो एल्केन बनाने की चौथी विधि पढ़ेंगे। अब मोनो हैलो एल्केन बनाने की चौथी विधि में हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से बना रहे हैं हम लोग इसको मोनो हैलो एल्केन को। तो इसके बनाने की 4 विधियां हैं, ठीक है। इसके बनाने की 4 विधियां। नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाई हाइड्रोजन हैलाइड अथवा हैलोजन एसिड, ठीक है। और दूसरी विधि PX3 से, किससे, PX3 से। नाम क्या होता है इसका, फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ठीक है। फास्फोरस ट्राई हैलाइड जो होता है उसमें PCl3 तो स्थायी होता है, परंतु PBr3 और PI3 ये अस्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी, ठीक है। तो इनको अगले समय बनाना पड़ेगा विलयन में। नंबर थर्ड है इसी में बाई PX5 फास्फोरस पेंटा हैलाइड, ठीक है। इसमें जो होता है वो PCl5 तो स्टेबल होता है। कैसा होता है ये होता है आपका स्टेबल, नहीं स्थायी होता है, परंतु PBr5 और PI5 जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब ये
हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे PCl5 की केवल, और यहाँ पर PCl3 की पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है इसका YSOCl2 SOCl2 द्वारा, यानी SOCl2 रिएक्शन किस पे करेंगे, एल्कोहल पर। ठीक है, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, और इस अभिक्रिया का नाम होता है डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन। ठीक है, यानी एल्कोहल पर SOCl2 की अभिक्रिया द्वारा मोनोहेलोएल्केन बनेगा, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं डार्जेन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया होती है, ये मोनोहेलोएल्केन बनाने की बेस्ट मेथड होता है। ये मोनोहेलोएल्केन बनाने का बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, यानी बहुत उत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो बनने वाले सह उत्पाद होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहली हेडिंग डाल लेंगे वाई हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा नाम क्या बताया हमने आपको, हैलोजन एसिड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग किसके साथ में, हैलोजन एसिड की एल्कोहल के साथ में। तो देखिए, आपने पॉज करके नोट कर लें। पहली विधि पढ़ रहे हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ROH एल्किल ग्रुप के साथ यदि OH ग्रुप जुड़ जाए तो उसे कहते हैं एल्कोहल, और इस पे रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, हैलोजन एसिड की। तो देखिए हैलोजन एसिड, इन अम्ल क्या इनका, देखिए इनका अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या देते हैं, H धनायन देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ROH में जो लीविंग ग्रुप होता है, निकलने वाले ग्रुप होता है वो OH होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से OH और HX से H, यानी हाइड्रोजन परमाणु, और क्या बनाते हैं ये RX प्लस H2O, इसे कहते हैं हेलो एल्केन। ये क्या है यहाँ पर, ये है आपका एल्कोहल। क्या ये एल्कोहल, ये है आपका हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड। तो करवाओ, देखो इसकी रिएक्शन वैल्यू ले लें हम लोग। जैसे आपने लिया यहाँ पर CH3OH, और इस पे रिएक्शन करवाएंगे किसकी, HCl की। ठीक है, और HCl की जो रिएक्शन होती है वो ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जो कैसा होता है, जो एनहाइड्रस होता है, यानी कि एनहाइड्रस मतलब निर्जल होता है। कैसा होता है ये, निर्जल। और यहाँ पर जो HCl होता है वो कैसा होता है, वो होता है सांद्र, यानी कंसंट्रेट। इनकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, और क्या बनेगा, CH3Cl प्लस H2O। क्या बना यहाँ पर, क्लोरोमेथेन, इसका नाम क्या है, मैथेनॉल। ठीक है, इनकी रिएक्शन हुई। अब देखो, एल्कोहल से HCl के द्वारा जो क्लोरोएल्केन या क्लोरोमेथेन जो बनता है, ये जो बनाने की विधि होती है वो ग्रूव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है ये, ग्रूव प्रक्रम, ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव प्रक्रम ये अभिक्रिया कहलाएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि HCl प्लस ZnCl2 कैसा, कंसंट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2, इनका जो मिश्रण होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ल्यूकास रीजेंट। बताइए, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये ल्यूकास अभिकर्मक का जो उपयोग होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे एल्कोहल के विभेदन में। तो फिर भी हम लोग यहाँ पर बता दें कि ल्यूकास अभिकर्मक का जो उपयोग होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के विभेद में होता है। जब एल्कोहल को, जैसे हम बता दें, अब चलो फिर भी यहाँ पर ROH
प्लस HCl और क्या लगाया यहाँ पर, ल्यूकास रीजेंट, Lr, ल्यूकास रीजेंट, तो बनेगा यहाँ पर RCl प्लस H2O। ये बनता है वाइट PPT, मतलब सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो क्या होता है आप देखिए कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है, 3 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रीजेंट के द्वारा, 3 डिग्री एल्कोहल को ल्यूकास रीजेंट के द्वारा क्या बनाता है, ये वाइट PPT बनाएगा, वाइट PPT, सफ़ेद अवक्षेप बनाएगा और ये इमीडिएटली बन जाता है, इमीडिएटली बन जाएगा। ठीक है, यानी बहुत जल्दी बन जाता है। और 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रीजेंट के द्वारा वाइट PPT बनाएगा, वाइट PPT यानी सफ़ेद अवक्षेप, और ये बनाता है 5 से 10 मिनट में। और 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है ये ल्यूकास रीजेंट के द्वारा वाइट PPT नहीं बनाता है, नो वाइट PPT, चलो PPT बनता ही नहीं है यहाँ पर, ऐसे लिख लो, नो PPT, बट ये बनता है हीट करने पर PPT बन जाएगा। कब बन जाएगा, ये हीट करने पर PPT बन सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ल्यूकास अपकर्मक के द्वारा क्या बनता है, एल्कोहल का वाइट PPT बनता है। ठीक है, तो अगर 3 डिग्री एल्कोहल है वो ल्यूकास अपकर्मक के द्वारा इमीडिएटली वाइट PPT बनाता है, मतलब बहुत जल्दी बना देता है। और 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो 10 यानी 5 से 10 मिनट में बनाएगा सफ़ेद अवक्षेप। और 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो ल्यूकास अपकर्मक द्वारा वाइट PPT बनाता ही नहीं है, और बनाता भी है तो गर्म करने पर यानी हीट करने पर वाइट PPT बना सकता है। इसलिए इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। आपसे पूछ ले कि ल्यूकास अपकर्मक के द्वारा कोई भी एल्कोहल इमीडिएटली बहुत जल्दी सफ़ेद अवक्षेप बनाता है तो कौन सा एल्कोहल हो सकता है, तो आपका कौन सा एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। और उसने पूछ लिया कि 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में बनाता है वाइट PPT, तो कौन सा एल्कोहल हो सकता है, तो कौन सा एल्कोहल होगा आपका, तो होगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। और नहीं बनाता है तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा, या गर्म करने पर PPT बनाता है तब 1 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिएगा, इसे तो आपने लिख ही लिया होगा। ये ध्यान रखना, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 क्या कहते हैं, ल्यूकास अपकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अपकर्मक कहते हैं। ठीक है, लिख लिया ये, चलो अच्छा देखिए, एल्कोहल के प्रति हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता क्रम देख लें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, HI की, उससे कम किसकी होती है, HBr की, उससे कम HCl की। ठीक है, ये क्रम होता है क्रियाशीलता का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, HI की, और उसके बाद HBr की, और उससे कम HCl की। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, HI की। अच्छा, एल्कोहलों में देख लें, एल्कोहल में सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, 3 डिग्री एल्कोहल की, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल की, उससे कम 1 डिग्री एल्कोहल की। ये एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम होता है। बहुत जल्दी रिएक्शन कौन करता है, 3 डिग्री एल्कोहल। और हैलोजन अम्लों में HI की सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होती है। आपको बताया था कि जो H होता है उसमें जो HI जुड़ा होता है इसका बंध लंबाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है इसकी बंध लंबाई, और ये आसानी से बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए क्रियाशीलता इसकी ज़्यादा होती है। और HBr की बंध लंबाई HI की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो ये इसकी तुलना में कम क्रियाशील होता है, इसकी तुलना में HCl की बंध लंबाई और कम होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्रियाशीलता और कम हो जाएगी, तो ये क्रम होता है। ठीक है, इससे भी चाहो तो इसे लिख लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें एल्कोहल पर HBr की रिएक्शन कर पाएंगे, जैसे CH3
OH, इस पे रिएक्शन किसी कराएंगे HBr की, और इसकी क्रियाशीलता H से थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो करवाओ रिएक्शन, यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O और CH3Br बनेगा प्लस H2O निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में आगे रिएक्शन जो होती है वो CH3OH प्लस HI की रिएक्शन करवा सकते हो। अब इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी हम लोग उत्प्रेरक प्रयोग नहीं करेंगे, ये साधारण ताप पर ही हो जाती है। और क्या बनाओगे यहाँ पर CH3I प्लस H2O। अच्छा, हम लोग यहाँ पर HBr और HI को बनाते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे हम लोग KBr प्लस H2SO4 पर रिएक्शन करवाएंगे, कैसा कंसनट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है HBr प्लस KHSO4, हम लोग क्या देते हैं H देते हैं, H धनायन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा HBr और K, और यहाँ पर एक H रहेगा तो KHSO4 बन जाएगा। इस प्रकार से HBr का निर्माण होता है। ठीक है, बस इसी प्रकार से हम लोग KI प्लस H2SO4 रिएक्शन करवाएंगे। आपके पास क्या बनना चाहिए था HI प्लस KHSO4। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कैसी होती है, इसकी रिएक्शन रिवर्सेबल हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या करोगे यहाँ पर जैसे रिएक्शन बनी है आपकी, करवाओ HI फिर से रिएक्शन कर लेगा किसके साथ में H2SO4 के साथ में, और क्या बनाया जाता है यहाँ पर H2O बनाएगा, SO2 बनाएगा और I2 बनाएगा। इनको बैलेंस करो, बैलेंस करो। यहाँ पर इसके लिए बनेगा आपका, यहाँ पर कर दो 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए तो 2H2O निकल जाएगा, यानी यहाँ से दोनों H, यहाँ से दोनों H, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन चले गए, 2 एकम 2 और 4 हाइड्रोजन, H2H2O निकल गया। और यहाँ पर I कितने हैं 2 निकल गए। यहाँ पर बचा क्या H और ऑक्सीजन यहाँ से 2 निकल गए, तो यहाँ का SO2 बचा, ये SO2 बन गया। तो फिर से यहाँ पर क्या बन जाता है I2। तो इसलिए एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न NCERT में दिया हुआ है, उसने पूछा कि एल्कोहल की अभिक्रिया में KI के साथ में H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि KI हम लोग की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाएंगे तो HI और KHSO4 बनेगा। जो HI बनता है वो पुनः H2SO4 के साथ रिएक्शन करके I2 बना देता है। ठीक है, जब I2 बनाएगा तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी रिवर्सिबल, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पर बनाएं तो देखो कैसे बनाएंगे, इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे। KI की रिएक्शन करवाते हैं H3PO4। ठीक है, किससे बनाते हैं H3PO4 पे रिएक्शन करवाएंगे इसकी हम लोग। ठीक है, तो देखो करवाओ रिएक्शन इसकी, क्या बनता है यहाँ पर रिएक्शन बनेगी HI प्लस क्या बनेगा KH2PO4। ये पुनः इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाते क्योंकि दोनों अम्ल हैं ये वाले भी। ठीक है, इनकी रिएक्शन इनके साथ में नहीं होती है और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है। HI बनाने के लिए KI की क्रिया H3PO4 पर कराते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड मेथड, कौन सा है बाई PX यानी फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के द्वारा। तो अल्कोहल पर रिएक्शन करवाओ। अच्छा, इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि इसमें जो PX3 वाले कंपाउंड होते हैं कौन कौन से, PCl3, PBr3 और PI3। इनमें से ये दोनों कंपाउंड कैसे होते हैं, ये कंपाउंड कम स्थायी होते हैं, यानी अस्थायी हम लोग मान सकते हैं इसे। तो अभिक्रिया के समय ये विलयन में बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन पढ़ें हम लोग, एल्कोहल पर रिएक्शन करवाएंगे इसकी PX3 की। तो ये क्या करता है PX3 यहाँ से OH को अपने साथ ले जाता है और एक Cl इसको दे जाता है। अब देखो इसके पास हैं कितने X, इसके पास 3 X हैं और पूरा OH अपने साथ ले जाएगा और X को इसे दे देगा।
तो हमें यहाँ पर तीनों एक्स किसको देने हैं, एल्कोहल के एल्किल ग्रुप को, तो इसके 3 और लेने पड़ेंगे। तो 3 और ले लो इसके, और क्या बनाओगे, आर एक्स के कितने और बनेंगे, 3। देखो कैसे, ROH ROH और ROH प्लस क्या है यहाँ पर PX3, यही तो है। ये यहाँ पर जाएगा और OH इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर X जाएगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा, X यहाँ जाएगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर RX कितने बनेंगे, 3 प्लस क्या कंपाउंड बनता है H3PO3। देखो H3PO3 कैसे बने, POH OH और OH। ठीक है, तो H3 1 2 3 H3PO कितने हैं, 1 2 3 PO3, इस प्रकार से बनता है H3PO3। ठीक है, तो जहाँ पर एल्कोहल की अभिक्रिया PX3 के साथ होगी तो वहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, सह उत्पाद H3PO3, और क्या बनता है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। अच्छा, इस पर रिएक्शन करवाओ, फिर वैल्यू ले लो। यहाँ पर वैल्यू आर की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, चलो CH3 ले लें, CH3OH या C2H5OH प्लस किसकी रिएक्शन, PCl3 की। कितने और लेने पड़ेंगे एल्कोहल के, ये क्या आपका ROH होता है एल्कोहल, और इसका नाम क्या होता है, मैथेनॉल या मैथिल एल्कोहल। मैथेनॉल इसका PCl3 के साथ में, तो क्या करना पड़ेगा, इसके भी 3 और लेने पड़ेंगे इसकी तरह, तो तीनों OH इसके साथ और तीनों Cl यहाँ पे जोड़ो, क्या बनाओगे, CH3Cl के कितने और बनेंगे, 3 और बनेंगे, प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से H3PO3। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर रिएक्शन करवा हम लोग करवाना चाहें तो PbR3 और PI3 ये अस्थायी होते हैं, ये अभिक्रिया के समय विलयन में बनाने पड़ते हैं। कैसे बनते हैं ये, P4 यानी फॉस्फोरस की परमाणुकता होती है वो 4 होती है, इसलिए P4 लिखना पड़ेगा, प्लस Br2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, PbR3, कितने 4 बनेंगे, फॉस्फोरस 4 है, यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, तो Br कितने हुए, 4 3 12 है, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 6 6 दूनी 12 है। ठीक है, फिर इनकी रिएक्शन करवा देंगे PCl की तरह। अब जब इसकी रिएक्शन करवानी हो, चलो इस रिएक्शन बता दे रहे हैं हम, क्या बनाओगे, CH3OH कितने और 3 और प्लस PbR3 की रिएक्शन करवाओगे, और क्या बनेगा यहाँ पर CH3Br कितने और बनेंगे, 3 प्लस, और क्या बनाओगे यहाँ पर H3PO3, तीनों OH इसके साथ और तीनों Br इसके साथ चले जाएंगे, कंपाउंड बन जाएगा। अब यहीं पर बनाना हो आपको मैथिल आयोडाइड, तब क्या करना पड़ेगा को, तब रिएक्शन P4 की रिएक्शन I2 के साथ कराओगे, क्योंकि विलयन में बनाने पड़ते हैं ये, क्योंकि अस्थायी कंपाउंड होते हैं ये। कैसे होते हैं ये, अस्थायी, ये अगले समय विलयन में बनाने पड़ते हैं। तो बनाओ यहाँ पर क्या बनाओगे, PI3 कितने बनेंगे, 4 और 4 3 12 6 कर दो, रिएक्शन करवा दो किसकी, CH3OH की, प्लस किसके साथ में, PI3 के साथ में, क्या बनाओगे कंपाउंड, CH3I प्लस H3PO3, नाम मैथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन, इसका इसका नाम आयोडोमेथेन, इसका नाम ब्रोमोमेथेन या मैथिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्लोरोमेथेन या मैथिल क्लोराइड। इस प्रकार से इनकी रिएक्शन होती है। अब इसी की अगली रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, इसे पॉज करके नोट कर लें। अच्छा, अब इसी में अगली रिएक्शन आती है किसकी, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की, यानी PX5 की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की रिएक्शन करवाएंगे। इसमें भी क्या होता है, इसके कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, PCl5, PbR5 और PI5। ठीक है, ये तो कंपाउंड स्थायी है, जबकि ये अभी अज्ञात हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें भी अभिक्रिया के समय हम लोग विलयन में बना सकते हैं। ठीक है, ये कम स्थायी यानी अस्थायी होते हैं, तो हम लोग केवल इसकी रिएक्शन पढ़े हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ROH यानी एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे,
ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया में हम लोग रिएक्शन इनकी नहीं पढ़ेंगे, किसकी पढ़ेंगे, PCl5 की। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन करवाएं। देखिए यहाँ पर आपको हम पहले भी बता भी चुके थे कि जो PX5 होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, POX3। तो POX, 2 X यहाँ बचे और यहाँ पर क्या रह गया, RH, यानी ऑक्सीजन यहाँ से चला गया इसके साथ में। तो एक X इसके साथ और दूसरा X इसके साथ जोड़ देंगे, क्या बनेगा, RX प्लस HX निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड रिएक्शन होगी, इसमें HX बनेगा, POX3 बनेगा और RX बनेगा। यही आपका हेलो एल्केन होता है। अब इसकी वैल्यू ले लो, जैसे वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर CH3OH या C2H5OH, यहाँ पर कंपाउंड PCl5, ठीक है। तो रिएक्शन करके क्या बनाओगे, यहाँ पर CH3Cl, यानी यहाँ का ऑक्सीजन इसके साथ में 2 Cl छोड़ जाएगा, प्लस POCl3 बनेगा प्लस HCl। तो देखिए इसका कंपाउंड ऐसे बना CH3OH प्लस PCl5, इसका ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा और ये क्या करेगा, 2 Cl छोड़ जाएगा और ऑक्सीजन को साथ ले जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, CH3 और H, बॉन्ड इसका भी खाली है, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl के साथ में, इसका बॉन्ड खाली, ये बन जाएगा इसके साथ में CH3Cl और HCl बना दिए आपने। अब देखो, यानी यहाँ पर जो है आपकी वैलेंसी 5 घिरी हुई है, किसकी, PCl5 की, फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी घिरी हुई है। तो अब यहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से 2 बॉन्ड खाली करने पड़ेंगे इसको, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl, ये दोनों Cl निकल गए। अब 2 बॉन्ड खाली बचे, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, POCl3, और यहाँ से HCl और CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। और इनकी रिएक्शन हम लोग विलेन में बनाकर देख लेंगे, ठीक है। इनको विलेन में बनाया जाएगा क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग PCl5 के द्वारा हेलो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी की अगली रिएक्शन होगी, ये 3rd नंबर था। अब 4th पॉइंट देखेंगे। 4th पॉइंट क्या है, चौथी विधि है इसकी 4th पॉइंट में, बाई SOCl2 द्वारा। इसका नाम क्या बताया था SOCl2 का, थायोनेल क्लोराइड बना आपका, थायोनेल क्लोराइड। अच्छा, अभिक्रिया का नाम क्या बताया था हमने, अभिक्रिया का नाम बताया था डार्जेंस रिएक्शन, डार्जेन अभिक्रिया है, इसका नाम क्या है, डार्जेन अभिक्रिया। करवाओ रिएक्शन एल्कोहल पर, ROH प्लस SOCl2 रिएक्शन करवाई आपने, तो इसका भी ऑक्सीजन इसके साथ दोनों Cl छोड़ जाएगा ये, और क्या बनाएगा, ये SO2 बनाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पहुँचा तो 2 Cl बचे यहाँ पर, एक Cl H को और एक Cl R को, तो क्या बनेगा यहाँ पर RCl प्लस HCl। ये दोनों जो सह उत्पाद होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, इसलिए एल्कोहल पर SOCl2 की अभिक्रिया द्वारा जो हेलो एल्केन बनता है ये शुद्ध होता है। यानी डार्जेन जो अभिक्रिया होती है ये मोनो हेलो एल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि इनमें जो बनने वाले सह उत्पाद होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं। वैल्यू ले लो, CH3OH प्लस SOCl2, चलो यहाँ पर वैल्यू और ले लो, एक C2H5OH, ये अल्कोहल है, इसका नाम क्या है, मैथिल अल्कोहल, और इसका नाम क्या है, इसका नाम एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, प्लस SOCl2, इसका नाम क्या होता है, थायोनेल क्लोराइड। रिएक्शन करवाओ आप, इसका ऑक्सीजन इसे दे दो, 2 Cl यहीं छोड़ जाएगा ये, और उसमें से एक Cl इसको दे दो, किसको देगो, CH3 को, तो CH3Cl बना, प्लस क्या बना, SO2 गैस अवस्था में होता है ये, प्लस एक Cl किसको दोगे, H को, तो HCl ये भी गैस अवस्था में होता है। ठीक इसी प्रकार से रिएक्शन करो, इसकी भी ऑक्सीजन इसे दे दो, तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl,
ठीक है। मोनो एल्केन बनाने के ये उत्तम विधि होती है। अच्छा, इसमें क्या है, SOBr2 और SOI2 यहाँ पर रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि जो SOBr2 होता है ये अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। और जो SOI2 होता है ये अज्ञात है, ये अभी तक ज्ञात ही नहीं है, इसलिए इनकी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है। तो एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा जो क्या बनता है? क्लोरो एल्केन, ठीक है, यानी क्लोरोमेथेन, क्लोरो एल्केन बना आपका। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। मोनो एल्केन बनाने के ये बहुत ही उत्तम विधि है।